नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। 2014 में इसी उत्तर प्रदेश ने 70 से ज़्यादा सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डाली थी। 2019 में भी बड़ी कृपा बरसी थी। 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की मिलकर के हो गई थी। फिर क्या वजह है कि इस बार ये आंकड़ा 40 से भी नीचे अटक गया है? और जो इनके विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वो मिलकर के 43 सीट पर पहुंच गए हैं। यानी आधी से ज़्यादा सीटें उन्होंने जीत ली हैं। बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तो एक्चुअल में टॉप लेवल पर भारतीय जनता पार्टी में भी इस समय एक दूसरे से पूछे जा रहे होंगे, और ये इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि दोनों बार 2014 में भी 2019 में भी अगर नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला इंडिपेंडेंटली बीजेपी के बल पर, तो उसमें सबसे बड़ा रोल उत्तर प्रदेश का ही था। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की किसी भी स्तर पर अनदेखी हुई हो। खूब रहमतें बरसी हैं उत्तर प्रदेश पर। उसका विकास हुआ है, उसको बहुत सारे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, हवाई अड्डे, रेलवे का विस्तार, पूंजी निवेश, और अयोध्या काशी की तो कायाकल्प ही हो गई एक तरीके से। इसके बावजूद ये सब क्यों हुआ? कहीं ओवर कॉन्फिडेंट थे, कहीं समन्वय और संवाद का अभाव था, कहीं एक दूसरे की टांग खिंचाई थी क्या? जैसी कि तमाम सोशल मीडिया मंचों पर हम अ, तमाम तरह की बातें देख रहे हैं कि अमित शाह और योगी में नहीं बन रही थी, उम्मीदवार ठीक नहीं चयनित किए गए, जो योगी चाहते थे वो नहीं हुआ, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और ये जो हुआ है, इसके बाद जो अखिलेश यादव के माथे पर एक टैग लगा हुआ था, नाकाबिलियत का, नाकामी का, कि इनके पिताजी जब तक थे तब तक तो समाजवादी पार्टी जीत रही थी, और उनके जीते हुए जनादेश पर ही ये पहली बार मुख्यमंत्री भी बने थे। लेकिन उसके बाद से, चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2019 का, चाहे 2022 का, और अब 2024 में भी यही कहा जा रहा था कि ये हैट्रिक लगाएंगे और 5 से ज़्यादा सीटें शायद इनकी नहीं आएंगी। लेकिन उनको मिल गई 37 सीटें, और वोट शेयर का भी उन्होंने बड़ा जंप लगाया है। उनको 33.59% वोट मिल गया है। और जो कांग्रेस 1-2% वोट पर उलझ करके रह गई थी, अटक करके रह गई हुई थी, उसका भी करीब करीब 9.5% वोट शेयर हो गया है। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, भविष्य में क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरीके से एक सबक की तरह है। क्या क्या सुधार बीजेपी और बीजेपी नेतृत्व को करने चाहिए, हम इस सब पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं लखनऊ से, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। वीरेंद्र जी, नमस्कार बहुत जी। स्वागत है। नमस्कार। आप एक्चुअल में हुआ क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में ये बताइए कि जो उम्मीदें थी उनमें पलीता क्यों लगा? देखिए, 4 जून को सुबह 7 बजे काउंटिंग 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई और 4 जून को दिन भर जो है टीवी चैनलों ने इसके ऊपर इतनी विस्तार से इसका पोस्टमार्टम हो चुका है कि लोग अब जो है लोगों के कान सुन के पक गए होंगे। तो थोड़ा सा उनको जो है विस्तार से बात तो थोड़ा सा गैर पारंपरिक बात बताई जाए। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली बार बहुमत मिला था जुलाई 1991 में। बीजेपी को उसके बाद दोबारा कभी बहुमत नहीं मिला यूपी में असेंबली में, और दूसरी बार बहुमत पाने में बीजेपी को 26 साल लग गए। यानी 2017 में फिर दूसरी बार बहुमत मिला, फिर 2022 में तीसरी बार बहुमत मिला। ये तो है इतिहास। दूसरी बात,
किसी भी चुनाव के 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंपेन और तीसरा बूथ मैनेजमेंट। इसमें अगर एक भी गड़बड़ होगा तो चुनाव का परिणाम गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ ना, और फिर जो है, जो आप सोचे बैठे हैं वो नहीं होगा। और कैंडिडेट भी 5 तरह के होते हैं। पहला, एक होता है मुस्लिम, दूसरा होता है टर्नकोट यानी जो दूसरी पार्टी से आया है, डिफेक्टर, और तीसरा होता है डायनास्ट, जैसे जो जो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर परिवारवादी पार्टियां, बेटा और फिर और फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा। और तीसरा होता है इनकम्बेंट यानी जो दूसरी बार उसी सीट पे चुनाव लड़ रहा है। और पांचवा होता है फ्रेशर यानी एकदम नया कैंडिडेट। यानी कैंडिडेट के चयन में अगर गड़बड़ होगी तो फिर आपके कैंपेन में उसका असर नहीं होगा। और अगर कैंपेन भी मजबूत की जाए तो तो फिर जो है उसका बूथ मैनेजमेंट पे भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट में ही गड़बड़ हो गई है। तो बीजेपी के यूपी में जो सबसे बड़ी जो कमी अब उभर के आ रही है वो है उम्मीदवारों के चयन में। अब यहाँ पे सवाल आप उठाएंगे कि अगर अगर यूपी में उम्मीदवारों के चयन से बीजेपी हारी तो बंगाल में सीटें क्यों कम हो गई? 2019 में 18 थी, अब की 11 कैसे रह गई? राजस्थान में 11 सीटें कैसे हार गई? महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें घट के 9 कैसे हो गई और वहां पे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सीटें बढ़ के 11 या 13 हो गई? कांग्रेस की सीटें 9 हो गई या 11 हो गई महाराष्ट्र में? तो ये सवाल उठेंगे। तो लेकिन बंगाल से तुलना इसलिए नहीं की जा सकती कि बंगाल या महाराष्ट्र या राजस्थान की संख्या के बल पर दिल्ली का राजा तय नहीं होता। दिल्ली का राजा तय होता है उत्तर प्रदेश से। यहाँ से सीटें जाती है 80 और इसके बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं 48 महाराष्ट्र में, 40 हैं बंगाल में, 39 हैं तमिलनाडु में। और 42 बंगाल में, 40 बिहार में। जी, 40 बिहार में और ऐसे ही है महाराष्ट्र में। तो 48 जी, तो महाराष्ट्र। और 2004 में भी यही कहा गया था कि अगर बीजेपी को रोकना है तो यूपी में रोक लो। और 2022 का चुनाव अगर आपको याद हो तब भी ये कहा गया था कि साहब अगर बीजेपी को असेंबली में यूपी में रोक लिया तो 19 में हम रोक लेंगे लोकसभा में। योगी यादव ने यहाँ तक कहा था कि हमने तो बहुत बड़ी किसान आंदोलन करके बहुत बढ़िया पिच बनाई थी, अखिलेश यादव बैटिंग नहीं कर पाए। तो यूपी में 2 बातें मुख्य तौर पे हुई है। पहली बात कि 2022 का चुनाव तो इन्होंने जीत लिया। अपोजिशन जो है बिखरा हुआ था, कहीं कोई अलायंस नहीं था। 2022 का यूपी का विधानसभा का चुनाव, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े। कांग्रेस 2 पे सिमट गई, बहुजन समाज पार्टी 1 पे सिमट गई। समाजवादी पार्टी ने थोड़ा अति पिछड़े वर्गों के नेताओं से गठबंधन कर लिया, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन कर लिया, तो उसकी सीटें बढ़ के 111 हो गई थी। और अगर अलायंस की सीटें मिलाएं तो 125 हो गई थी। राष्ट्रीय लोकदल की 8 या 9 सीटें हैं, ओम प्रकाश राजभर की 6 सीटें हैं। अब खैर सब टूट चुका है। तो ये हो गया। 2022 से 24 का जो दौर था, इसके बीच में जो अखिलेश यादव ने जो साइलेंटली तैयारी की, जो काम 2013 से बीजेपी कर रही थी, सोशल इंजीनियरिंग यानी गैर यादव अति पिछड़े वर्ग पे फोकस, उनको उसमें अपनी पैठ बनाओ, और गैर जाटव दलित यानी जो जो जाटव समाज, जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है, उससे इतर जो अन्य दलित जाति है उन पे फोकस बनाओ। जो काम बीजेपी ने 14 में किया, 17 में किया, 19 में किया, 22 में किया, वही काम अखिलेश यादव ने 2024 में किया। और बीजेपी इसमें पिछड़ गई। अखिलेश यादव ने अब टोटल जो टिकट दिए हैं 62, 80 सीटों में 17 सीट पे लड़ी है कांग्रेस, 62 पे लड़ी है समाजवादी पार्टी, और भदोही की 1 सीट उसने दे दी थी तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को, ललितेश पति त्रिपाठी को। तो 62 सीटों में समाजवादी पार्टी ने केवल 5 टिकट यादवों को दिए, वो भी अपने परिवार के, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं और फिरोजाबाद, 5 टिकट दिए। बाकी और एक नया काम अखिलेश यादव ने किया कि अब की बार सामान्य सीटों से भी शेड्यूल कास्ट उम्मीदवारों को उतारा। मेरठ से उतारा सुनीता वर्मा को, और फैजाबाद से उतारा अवधेश प्रसाद को, जो पासी समाज से आते हैं। और उनका ये प्रयोग बहुत सफल रहा। मेरठ में भी बहुत कड़ी टक्कर दी उसने बीजेपी को, और बीजेपी के अरुण गोविल मुश्किल से 5000 वोट से जीत पाए हैं, आगे बढ़ नहीं पाए थे उससे। तो और अब की बार समाजवादी पार्टी ने निषादों को वोट दिया।
जबकि जो निषाद पार्टी है वो बीजेपी का गठबंधन सहयोगी है, अलायंस पार्टनर है, उसका कैंडिडेट प्रवीण निषाद संत कबीरनगर से चुनाव हार गया और समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद ने मेनका गांधी को सुल्तानपुर से हरा दिया। तो अब की बार ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, ये इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं उसका कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ। और दूसरी बात, एक बात ये समझ में आ रही है कि 2022 के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को ये समझ में आ गया और कुछ विश्वास पक्का हो गया कि जो लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ है, जो हमने आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं, फ्री पावर कनेक्शन दिया है, फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया है, और या निःशुल्क खाद्यान्न दिया है, गेहूं चावल दिया है, पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ दिया है, इस और या जो ड्रोन दीदी है, लखपति दीदी है, जिसका बार बार प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषणों में कहा, इससे हमारा एक कमिटेड वोट बैंक तैयार हो गया, ये हमको वोट देता रहेगा। तो ऐसा हुआ नहीं, और इसके ना होने की वजह यह है कि बीजेपी के लोग अब ये मान रहे हैं कि जो हमारा नारा था अब की बार 400 पार, और इसकी काट में जो अपोजिशन ने ये प्रचार किया कि अब की बार ये अपोजिशन जो है ये बीजेपी संविधान को खत्म करेगी और आरक्षण खत्म कर देगी शेड्यूल कास्ट का और अदर बैकवर्ड कास्ट का। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन के इस आरोप की काट नहीं ढूंढ पाई। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने सेकेंड फेज से ये कहना शुरू किया कि बंगाल में और कर्नाटक में पिछड़े वर्गों के आरक्षण में सेंध लगाई जा रही है और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को काट करके वो जो है मुसलमानों को दिया जा रहा है, और बंगाल और कर्नाटक में समस्त मुसलमान समाज को बैकवर्ड घोषित कर दिया गया है, जबकि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो कि अपर कास्ट है, जिसको अशराफिया कहा जाता है, शेख सैयद तुर्क पठान, तुर्कों को भारत में मुगल कहा जाता है, जो उनको भी शामिल कर दिया बैकवर्ड में। तो इसका वो काट नहीं ढूंढ पाए। और फिर और जो बात आई है, और दूसरी बात, उम्मीदवारों का चयन में गड़बड़ हो गई। कम से कम 35 सीटें ऐसी थीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ग्राउंड लेवल के काडर ने कहा कैंडिडेट बदलिए, और दो तो स्पष्ट सीटें हैं, एक जैसे अयोध्या फैजाबाद से लल्लू सिंह और लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी। सारे विधायक इन दोनों के खिलाफ थे। फैजाबाद के अयोध्या के सारे विधायक लल्लू सिंह के खिलाफ थे और लल्लू सिंह को टिकट दिया गया। और अयोध्या से जो वहां के पासी समाज के नेता हैं, 9 बार या 8 बार के विधायक हैं, अवधेश प्रसाद, वो वहां से चुनाव जीत गए। और आपको याद होगा 1989 में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, 2 नवंबर 1989 को, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय भी जनता दल ने सीपीआई के नेता मित्र सेन यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था। वो थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, लेकिन जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़े थे। तब भी मित्र सेन यादव वहां से चुनाव जीत गए थे, और तब भी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि देखो जो है बीजेपी का जो प्लैंक है, जो आधार है, वहां के उस क्षेत्र से कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार जीता। उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि 92 में बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को ध्वंस किया, और फिर 93 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी पावर में नहीं आई, और 2022-24 में बीजेपी ने मंदिर बनवा दिया, देखो बीजेपी का कैंडिडेट वहां हार गया। इस तरह के तर्क या बल्कि इन्हें कुतर्क दिए जा रहे हैं, कैंडिडेट हार गया। तो ये और अब जो है बीजेपी की कैंडिडेट खुद खुल के सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि साहब हमारा बीजेपी के नेताओं ने ही हमारे चुनाव को सैबोटेज किया, भीतरघात किया गया। ये सामने अगर भीतरघात की शिकायतें आ रही हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लेवल लीडरशिप के ऊपर, स्टेट लेवल के संगठन के ऊपर गंभीर सवाल खड़े करता है कि आपने इन जो अंतर विरोध थे, जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे, इनको सुलझाने के लिए क्या किया। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जहां कोई कॉन्ट्रडिक्शन, विवाद ना हो। वीरेन जी, इस बार 2014 और 2019 की तरह 2017 की तरह अमित शाह उत्तर प्रदेश को लेकर के उतने सक्रिय दिखाई नहीं दिए। इसकी कोई खास वजह, और आपको याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ राजभवन में टहल रहे थे बरामदे में,
और मोदी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ था और फिर ये माना गया कि ये इसलिए किया गया क्योंकि उस समय यहाँ का जो इकोसिस्टम है, उसने एक अफ़वाह फैला दी थी कि योगी आदित्यनाथ के पर काटने की तैयारी हो रही है। इसी तरह की अफ़वाह इस बार भी उड़ाई गई। इस बार तो जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने ही कह दिया था कि 2 महीने रुक जाइए, परिणाम के 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो क्या वजह रही कि इस बार तुरंत इसका खंडन नहीं किया गया या केंद्र से इसकी आश्वस्ति नहीं दी गई कि नहीं, योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, बल्कि कुछ सभाओं के बाद, 1-2 चरणों के बाद ये बात फिर प्रधानमंत्री को अपनी रैलियों में कहनी पड़ी, उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। कहा तो नहीं, लेकिन उनकी प्रशंसा करनी पड़ी। हाँ, लगातार देरी की हुई उन्होंने। ये देरी हुई कहने में, और दूसरी बात ये कि संवादहीनता थी इस बार लीडरशिप में, और टिकटों में भी योगी की नहीं चली। देखिए 2022 में भी प्राइम मिनिस्टर ने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा था उत्तर प्रदेश में योगी बहुत उपयोगी, जिसको बाद में अखिलेश यादव ने कहा अनुपयोगी। तो और योगी और अमित शाह के बीच में पावर स्ट्रगल है, रस्साकशी है, खींचतान है। ये खबरें राजनीतिक चंडू खाने में पिछले 5 साल से चल रही हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पावर स्ट्रगल होना और नेताओं में, बड़े नेताओं में खींचतान होना या मुद्दों पे मतभेद होना या टकराव होना, ये बहुत सामान्य बात है। लेकिन जो लोग अपने को बहुत बड़ा समझते हैं कि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और योगी और अमित शाह में इतने मतभेद हैं, इतना विरोध है, तो इतना विरोध ये कभी नहीं हो सकता किसी भी दल में कि सीटें जो है 70 से घट के आ जाए 33 पे। ये तो हर परिवार में होता है, हमेशा रहता है। और टिकटों के बंटवारे को लेकर के खींचतान सदैव होती है, इसमें नई बात क्या है। हर पॉलिटिकल पार्टी में जो पार्टी ऑन द राइज है, जो पार्टी डोमिनेंट है, जिसके बारे में ये सब सम्मति है कि ये पार्टी जो है बहुमत ला रही है, तो उसमें एक सीट पर 5 उम्मीदवार, 10 उम्मीदवार या दावेदार होना, इसमें असामान्य बात क्या है। ये तो सदैव से हो रहा है, कम से कम पिछले 50 साल का तो मैं ही जानता हूं। तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में अनबन और ये खींचतान की खबरों को जरूरत से ये को जो है ये इतना दे वर ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और जिन लोगों ने किया वो वास्तव में बीजेपी का भला चाहने वाले लोग तो है नहीं। और फिर वो लोग ये भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ कोई डायनास्ट पॉलिटिशियन नहीं है, कोई परिवारवादी पॉलिटिशियन नहीं है, वो किसी बड़े राज परिवार में पैदा होकर राजनीति में नहीं आए हैं। वो मुख्यमंत्री बनने के पहले 5 बार सांसद रह चुके हैं, और वो किसी पद की लालसा को लेकर के आए हैं। हमेशा मेरी इस बात के काट में 50 तक दिए जा सकते हैं कि साहब, या मेरे बारे में कहा जा सकता है कि आप तो योगी समर्थक हैं। ना मैं समर्थक हूं, ना मैं विरोधी हूं। जो मैं बैठ के वास्तविक स्थिति देख रहा हूं वो मैं बता रहा हूं। और योगी आदित्यनाथ अगर इतना ही खटक रहे होते बीजेपी के सेंट्रल हाई कमांड में, तो 200 से ज्यादा मीटिंग उन्होंने की है। यूपी में ही उन्होंने 200 मीटिंग की है, पंजाब भी गए हैं, वो हरियाणा भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, दक्षिण भारत भी गए हैं। क्यों किए भाई? अरे योगी आदित्यनाथ ने तो हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में जाके वहां बहुत जम के प्रचार किया था, और बीजेपी के सभासदों की संख्या लगभग 50 पहुंच गई थी, जो पहले सिंगल डिजिट में थी, 4 या 5 थी। तो इसलिए ये कहना, ये वजह, और जो लोग ये बताते हैं कि सब अमित शाह और योगी के बीच में जो है खींचतान के तरह बीजेपी हारी, तो महाराष्ट्र में क्या हो गया था, बंगाल में क्या हो गया था, राजस्थान में क्या हो गया था, कैसे हार गए आप? या हरियाणा में सीटें कम कैसे हुई? हरियाणा में सीटें, और बल्कि महाराष्ट्र में तो सीटें बढ़ गई कांग्रेस की बीजेपी से। तो ये और शिवसेना को टूट गई, स्प्लिट हो गई। बीजेपी के ऊपर आरोप है कि उसने शिवसेना को तोड़ा। संजय राउत कहता है कि आपने हमारे पार्टी को चुरा लिया, हमारे सिंबल को चुरा लिया। उसके बावजूद उद्धव ठाकरे की सीटें ज्यादा आई हैं, और सीटें शायद 3 आई हैं केवल। ऐसा हुआ है ना।
तो अभी यूपी की समीक्षा लंबे समय तक चलेगी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बीजेपी के नेतृत्व से, बीजेपी एक कलेक्टिव लीडरशिप है, सामूहिक नेतृत्व है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। यहाँ पे ठीक है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, केंद्र में 2 बार सरकार बनी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि सब ये उन्हीं का चमत्कार है। इतना बड़ा विशाल संगठन है, इतने बड़े और इतने नेता हैं, सबका कलेक्टिव लीडर जब जोर लगता है तब पार्टी जीतती है। और किसी भी लेकिन पार्टी में कलेक्टिव काम होता है। वीरेंद्र जी, कुछ चीजें तो चुनाव के दौरान हमें देखने को मिली है ना। जैसे संजीव बालियान के खिलाफ तो संगीत सोम जैसे लोगों ने मोर्चा ही खोल दिया, और ये हाँ, बात हाँ। तो लगातार सोशल मीडिया मंचों पर भी आई कि राजपूत नाराज हैं, राजपूत नाराज हैं। वीके सिंह का मामला भी तूल पकड़ा कि वीके सिंह को हटा करके अतुल गर्ग को टिकट दे दिया गया गाजियाबाद में। तमाम तरह की बातें कही गई, और ये भी कहीं न कहीं चीज़ें तो चल रही हैं कि साहब योगी के शासनकाल में अ, वहाँ के प्रशासन में भी, पुलिस में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी ठाकुरों का दबदबा है, और दूसरी तरफ ठाकुरों की शिकायत कि साहब बीजेपी हमें अनदेखा कर रही है। जबकि सेंटर में देखें तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, वो भी राजपूत ही हैं भई। हुँ, तो हुँ, हुँ। ऐसा तो नहीं है कि राजपूतों की उपेक्षा की गई थी, लेकिन इस मामले को तूल तो दिया गया। देखिए, यूपी में समय-समय पर ये अफ़वाह फैलती है कि योगी को हटाया जा रहा है। ये अफ़वाह 2022 अभी अभी आपने बात की 2022 में हुई। ये अफ़वाह अभी भी फैली, और और यूपी में बीजेपी का एक 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 मजबूत धड़ा ये भी कहता है कि ठाकुर नाराज है, योगी को हटाया जा रहा है। इस अफ़वाह के पीछे बीजेपी के ही एक बड़े नेता का हाथ है। और उनका भी आपने नाम लिया, जो केंद्र में नेता हैं, उन्हीं का हाथ है इसके पीछे। और ये अफ़वाह लगातार चलती रही, और इसको भी बीजेपी ने काटने के लिए बहुत ब कोई कोई ब बहुत मजबूत प्रयास नहीं किए। लेकिन राजपूत अगर नाराज है, तो राजपूतों की संख्या, राजपूत वोटर इतने नहीं हैं कि बीजेपी की सीटें जो है 64 से घट के आ जाएँ 33 पर। इतनी संख्या राजपूतों की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज का वोट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी से नॉन यादव ओबीसी का वोट छिटका है। उसके ज़िम्मेदार राजपूत नहीं हैं, उसके ज़िम्मेदार बीजेपी लीडरशिप है। उनको ये बताना होगा कि वो इतने कॉम्प्लेसेंट, इतने आराम तलब क्यों हो गए थे। उन्होंने ये क्यों मान लिया था कि हमने इतना लाभ दे दिया है और अब तो वो हमको वोट देंगे ही देंगे। तो हाँ, ये बात में दम है कि उत्तर प्रदेश में ये बात समाजवादी पार्टी ने लगातार विधानसभा में इशारों में उठाई है कि उत्तर प्रदेश की राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट मशीनरी में, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और जिले का एसपी है, एसएसपी है, रेंज का डीआईजी है, जोनल आईजी है, या जोनल एडीजी है, या और महत्वपूर्ण पद है, या 1500 से अधिक थाने हैं, थानों के थानेदार हैं। इसमें पिछड़ी जातियों का, दलितों का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत कम हुआ है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार की तुलना में। लेकिन जैसे-जैसे चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन का इतना ज़्यादा डिजिटाइज़ेशन हो चुका है कि किस जाति का थानेदार है, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। किस जाति का थानेदार है, इसका मतलब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इसलिए होता है, क्योंकि उसको रूलिंग पार्टी के माफिया को संरक्षण देना होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी थानेदार के सामने ये ड्यूटी उसकी नहीं है कि उसको भाजपा से जुड़े माफिया को प्रोटेक्शन देना है। किसी जिले में ऐसा नहीं है। हालाँकि कहने वाले आपको कोई न कोई उसका उदाहरण ढूँढ लाएँगे। तो लेकिन फिर भी एक धारणा ये बनी हुई है कि साहब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से जो वर्ग जुड़े रहे हैं, उनको जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो नशा लग गया है, जो उनके अंदर जो एक जातीय अस्मिता का और जातीय सम्मान का जो एक झूठा गौरव भर दिया गया है, तो वो इसी बात से बड़े प्रसन्न रहते हैं कि हमारा नेता जो है गद्दी पे बैठा हुआ, चाहे काम कुछ करे, चाहे ना करे। हमारी जाति का नेता का आदमी थानेदार है, हमारी जाति का नेता एसडीएम है, एडीएम है, तहसीलदार है, डीएम है, कमिश्नर है। लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है कि जो उनको लाभ पिछले 8 साल में योगी सरकार में मिला,
जो 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 4 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पहुंचा, तो वो सरकार ने, तो आप किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं, इसके बिना दिया ना। रामपुर के एक गांव की खबर आ रही है कि यहाँ पे जो है 2,500 वोट हैं, और यहाँ पे जो है 800 से ज्यादा आवास दिए गए, सारे मुसलमानों को दिए गए, एक ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो उनको क्या शिकायत थी? क्या क्या आज तक कभी खबर आई है ये कहीं से कि जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं थी, पीएम आवास है, टॉयलेट है, बिजली है, पानी है, और ये पीएम किसान सम्मान योजना है, आयुष्मान भारत है, क्या इसमें कोई इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो वही हैं जिनकी गणना बहुजन समाज में की जाती है, दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज। इसमें तो और अगर सबसे अगर कोई घाटे में रहा है, वो तो ब्राह्मण और ब्राह्मण राजपूत है, जाट है, उन्हें क्या मिला? क्योंकि साहब इनकी और तो पहले से मान लिया गया कि ये तो अमीर है। तो ये जो जो जाति अस्मिता की, जो जो कास्ट की जो एक ईगो बन गई है, जो कास्ट को लेकर के ओबीसी एससी में जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम इस जात के हैं तो हमारा तो ये अधिकार है, इस ईगो को मसाज करने का काम बीजेपी ने नहीं किया, क्योंकि वो तो इस विश्वास में बैठे हुए थे कि हमने बिना किसी भेदभाव के समस्त कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको दिया है। अब ये उनका दायित्व है कि वोट देते समय वो बात का ख्याल रखें। तो अब ये बीजेपी के लिए सबक ये है कि आप कितना भी विकास कर लो, लेकिन जो अपवर्डली मोबाइल क्लास है, जो ओबीसी का वर्ग जो है, जो यादव वर्ग है, जो अब राजपूत बनने की ओर अग्रसर है, जो छत्री बनने की ओर अग्रसर है, वो चाहता है कि उसकी उसकी कास्ट आइडेंटिटी को सरकार से, स्टेट से मान्यता मिलनी चाहिए। सरकार उसकी जाति आइडेंटिटी को पहचाने, और उसके आधार पर जो उसके अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो भरा गया है पिछले 30 सालों में, तो योगी सरकार उसके भी उन अधिकारों की पूर्ति करे। अगर हमने किसी को पीट दिया है तो हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए। भाई क्या बात है, ऐसे कैसे मुकदमा कर लेंगे हमारे खिलाफ? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तो नहीं होता था। तो ये एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है। अब ये बीजेपी की सरकार और बीजेपी का संगठन इस इमोशनल जो इमोशनल कॉन्टेक्स्ट है पॉलिटिक्स में, जाति की पहचान का, इसको वो कैसे एड्रेस करता है। और चूंकि ये उन लोगों में कहीं ना कहीं ये भाव था कि हमारी जाति की पहचान को सम्यक पहचान या भाव नहीं दिया जा रहा है, इस संदर्भ में जब ये आरोप लगाया गया कि संविधान को समाप्त करके आपका आरक्षण छीना जाएगा, जब ये आरोप लगाया गया कि यूपी की सरकार ने पिछले 10 जो प्रतियोगी परीक्षाएं कराई सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए, उनका पेपर लीक हो गया, एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। सरकार, ये बात अखिलेश यादव ने लगातार कही है, और ये कहा कि जब जो है इसके कारण सरकार आपको नहीं देना चाहती, सरकार नौकरी इसलिए नहीं देना चाहती कि वो आपको आरक्षण नहीं देना चाहती। तो जब आरक्षण के ऊपर आपने, जब उनके अंदर एक पीड़ित व्यक्ति उनको बना दिया, उनके अंदर आपने एक विक्टिम का भाव पैदा कर दिया, तो अब वो लोग भी अपना विक्टिम कार्ड लेके बाहर निकाला है पोलिंग के दिन, तो ये सामने हुआ। लेकिन जो बात खुले तौर पे नहीं कही जा रही है, बीजेपी कम से कम 15 सीटें ऐसी हारी हैं जहां बीजेपी के लोगों ने ही साजिश की, सबोटेज किया। मैं तो मेरठ का नाम साफ साफ कहता हूं, राजेंद्र अग्रवाल ने अरुण गोविल को हरवाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन फिर भी अरुण गोविल 9,000 वोट से जीत गए। अगर आप याद करें तो 2019 में राजेंद्र अग्रवाल खुद केवल 5,000 वोट से जीते थे। तो ये भी हुआ है। और जिन लोगों को अभी लग रहा है कि बीजेपी का तो कहानी खत्म, बीजेपी की फाइल बंद, बीजेपी तो गई, तो उनको जरा 2 महीने इंतजार कर लेना चाहिए। 2 महीने अच्छा, इंतजार। आप कह रहे थे 2 महीने की बात, 2 महीने में क्या होगा? 2 महीने में बहुत क्या कुछ होने होगा, बहुत कुछ होगा, देखते रहिए आप अभी, जैसे? बहुत कुछ होगा। क्योंकि असल में ऐसा है ना कि आप जो है एक इमोशनल फ्रेंजी, आप एक उन्माद पैदा करके
झूठ बोल करके आप वोट तो ले सकते हैं, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी ने जो आदत लगा दी है कि भैया हम अगर वोट लेते हैं और सरकार बनाते हैं तो हम साफ सुथरी सरकार ही नहीं चलाते, हम ईमानदारी के साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, हम यह भी सुनिश्चित करते हैं। तो ये काम कैसे करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? और फिर एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, सवर्णों में, बैकवर्ड में और दलित में, इन तीनों कास्ट ग्रुप में दो जातियां हैं जो डोमिनेंट कास्ट कहलाती हैं। ये जब एक साथ रहेंगी तो इनमें टकराव होगा। जैसे सवर्णों में ब्राह्मण और राजपूत, बैकवर्ड में यादव और कुर्मी, और दलित में जाटव और पासी। तो अखिलेश यादव ने जो जो भारी संख्या में टिकट दिया है निषाद को, कुशवाहा को और कुर्मी को, ये यादवों की पार्टी में कैसे रह पाएंगे, कितने दिन रह पाएंगे? ये हम इसलिए आपको 2 महीने का समय दे रहे हैं, ये सामने आ जाएगा। और फिर अब लोग इनसे भी मांग करेंगे, भाई आप क्या कर रहे हो हमारे लिए? और इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में खटाखट खटाखट गरीबी दूर करने का वादा किया गया था। महीने में 8,000 रुपए, साल में 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। भारत सरकार पिछले 6 सालों में पूरे देश में 38 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देश के लोगों के खाते में पहुंचा चुकी है। 1 अप्रैल 2020 से ये 20, 21, 22, 23 पांचवा साल है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक भारत सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का निःशुल्क खाद्यान्न देश में बांट चुकी है। पिछले 4 सालों में सरकार हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत के मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में 50,000 करोड़ रुपए का क्लेम वितरित कर रही है। आप तो अच्छा करोगे, वो तो कर चुकी है ऑलरेडी। वीरेन जी, मैं वाराणसी के आंकड़े देख रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 1,52,513 वोटों के अंतर से जीते हैं, करीब करीब 1.5 लाख मान करके चले। जी जी जी। 2019 में इनकी जीत का अंतर था 4,79,000, 4,79,000। 2014 में भी इनकी जीत का अंतर था तीन और लाख था। इकहत्तर हजार हम्म। तो ये घटा इसलिए है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के लड़े हैं, या इसकी और वजह आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं दर्शकों जो आंकड़ों में दिलचस्पी रखते हैं जल्दी से उनको बता दूं। 2014 में नरेंद्र मोदी को 5,81,000 वोट मिले थे, यानी 56% वोट मिले थे वाराणसी में। 2014 में केजरीवाल को मिले थे 20% वोट, 2,09,000 वोट केजरीवाल को मिले थे, और अजय राय को केवल 7.4% मिले थे, और इनके वोटों की संख्या थी 75,614। लेकिन जब हम 2024 में आते हैं, इन्हीं अजय राय को 2014 में याद रखिए 75,614 वोट, 2024 में इनको मिल रहे हैं 4,60,467 वोट। करीब करीब 40%, 40 से भी ज्यादा प्रतिशत वोट इनको मिल रहा है, जबकि 2014 में 7.4% वोट मिला था। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मिलाप जो है, प्रधानमंत्री के डिस्टेंस को भी, अंतर को भी कम करने में सफल हो गया। केवल यही बात नहीं है, अब की बार बहुजन समाज पार्टी का बहुत तेजी ग्राफ नीचे गिरा है। उसका वोट शेयर 15 से घट के 7-8% पे आ गया है। और समाजवादी आप अगर बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड देखिए तो शायद किसी भी सीट पे उसको 1.5 लाख वोट नहीं मिला। लखनऊ में उसको कुल 5,000 वोट मिला है, और उसका और आधी सीटों पर उसका वोट 20,000, 25,000, 50,000 के रूप में सिमटा है। और जब वाराणसी का चुनाव अंतिम चरण में था, 7th फेज में था, तो 6ठे फेज से लेकर के जो जनता के मन में तमाम तरह की आशंकाएं बिठा दी गई थी, खास करके दलित और पिछड़े वर्ग के अंदर, और जिस तरीके का पूरा माहौल एकदम कसैला और बहुत ही विशेष हो गया था, उसका असर आपको दिखाई पड़ा है बनारस में। बलिया में भी बीजेपी सीट हार गई, जबकि वहां पे उम्मीदवार
पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर थे। सनातन पांडे बहुत ही अभी नए हैं, कोई जानता नहीं उनको, इज ए ग्रीन हॉर्न बट ही स्टिल बोर्न। तो इस सब का जो कंबाइंड इम्पैक्ट था वो आपको दिखाई पड़ा है बनारस में। ये वजह है कम। और एक बात जो जो नहीं कही जा रही है, बनारस में उस दिन ऐतिहासिक गर्मी थी। और बनारस शहर के बारे में शायद लोगों को जानकारी ना हो, बनारस में मई के महीने में और मिर्जापुर जिले में सरकारी कार्यालयों का जो समय है वो सुबह 6 से 12 कर दिया जाता है जब गर्मी बहुत होती है, इसीलिए कर दिया जाता है। तो इसका असर बनारस में देखने को मिला है। और इसको पीएम की पॉपुलैरिटी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और अब की बार ये पहली बार हुआ है कि यूपी में पार्लियामेंट में 2 भूमिहार जाति के एमपी निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह इलाहाबाद से और घोसी से राजीव राय समाजवादी पार्टी के। तो ओवरऑल सेंटिमेंट जब बीजेपी का बिगड़ गया, जब और एक पूरा और बनारस में भी भूमिहार समाज की आबादी बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी है। काशी नरेश भी भूमिहार समाज से आते हैं। तो ये पूरा जो जो एक्यूमुलेटेड सेंटिमेंट है छह फेज के बाद का और अभूतपूर्व गर्मी, ये उसका परिणाम है कि वहां पे पोलिंग कम हुई। और ओवरऑल पोलिंग भी जो है 2019 की तुलना में 2024 में 2% से ज्यादा कम हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये आंकड़ा चुनाव आयोग जारी कर चुका है। तो इसका कोई तो ये ओवरऑल जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है और जो ओवरऑल जो सेंटिमेंट बीजेपी के खिलाफ बन गया जाति को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, और ये नौकरी भर्ती के एग्जाम को कैंसिलेशन को लेकर के, अग्निवीर को लेकर के, और ये एमएसपी गारंटी और क्या क्या, और ये आरक्षण समाप्त करने का जो झूठ फैलाया गया। एंड ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये मान रहे हैं कि ये 400 पार का नारा जो है भारी पड़ गया। इससे नुकसान हुआ, इससे भ्रम फैला और अपोजिशन को दुष्प्रचार करने का बीजेपी ने भरपूर अवसर उपलब्ध कराया। और अपोजिशन के दुष्प्रचार और झूठ को बीजेपी काट नहीं पाई। क्योंकि बड़ी साधारण सी बात यह है कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, ये किसी दल के बस की बात नहीं है, ये संभव ही नहीं है। वो और अगर सुप्रीम कोर्ट भी कैंसिल करती है, तो बार बार ऐसा हुआ है, 5 बार पिछले 30 सालों में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट के लिए प्रमोशन में आरक्षण के प्रावधान को कैंसिल किया है। हर बार पहले अटल जी ने किया, 2 बार मोदी ने किया, संविधान को अमेंड करके प्रमोशन में आरक्षण के प्रावधान को केंद्र सरकार ने बहाल किया है। तो ये ऐसा दुष्प्रचार है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस भी उसको कहीं ना कहीं ले डूबा है। और जिस तरीके से बीच चुनाव में जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर के एक अनवांटेड सा बयान दे दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी कि हमें कल भी तो कहा है अब आरएसएस की जरूरत नहीं रह गई है, इस तरह की बयानबाजी भी कहीं ना कहीं गलत मैसेज देने में कामयाब हुई। देखिए, आरएसएस को लेकर के इतना ज्यादा झूठ गढ़ा गया है पिछले 70 सालों में कि लोग कि अब वो सच मानने लगे हैं। आरएसएस कभी भी भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल अफेयर में, डे टू डे अफेयर में कभी भी बीजेपी की हैंड होल्डिंग नहीं करता। कभी बीजेपी को आरएसएस ये नहीं बताता कि आप सरकार में क्या करें। आरएसएस केवल उतना ही काम करता है जितना बीजेपी चाहती है। आरएसएस का ग्राउंड लेवल पे कैडर है और आरएसएस के से जुड़े हुए 3 दर्जन से ज्यादा संगठन हैं। वो समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। वो उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से परोक्ष या अपरोक्ष कोई कभी संबंध है ही नहीं, था भी नहीं, आज भी नहीं है। अगर भारतीय मजदूर संघ है तो वो केवल श्रमिकों के क्षेत्र में काम करता है, वो बीजेपी के इलेक्शन की चिंता नहीं करता। तो आरएसएस के लोग इस बात से नाराज जरूर थे कि भाई ये कैंडिडेट हम देख रहे हैं कि ये कैंडिडेट लोग बहुत नाराज हैं, इसके रहने से बहुत नुकसान होगा, वोटर नहीं निकलेगा। और वोटर ने मन बना रखा कि अब की बार उसको दंडित करना है। बीजेपी ने इस बात को नहीं माना, उसका परिणाम जो है भुगतने ये सामने ये इनको भुगतना पड़ रहा है, ये है मामला। और उसके बाद आपने ये बयान दिया आरएसएस को लेकर के, कल भी ये बयान दिया। तो इससे जो है भ्रम फैलता है लोगों में, संगठन में भ्रम फैलता है।
चौधरी देवीलाल कहते थे कि मैं बीच दरिया में घोड़ा नहीं बदलता। तो ये इस तरह के बयान देते हैं जब आपकी सेना युद्ध मैदान में तलवार भांज रही है और आप ये बता रहे हो कि ये जो सेनापति है ये हमारा नहीं है, ये उनका है या ये आरएसएस का नहीं है। तो इस तरह के ज्यादा बयानबाजी से भ्रम फैलता है। तो भ्रम जरूर फैला, ये है बात ये। और इन चुनाव परिणामों से बीजेपी क्या सबक लेगी? क्योंकि बीजेपी एक ऐसा दल है, ऐसी पार्टी है जो समीक्षा जरूर करती है, हार की भी और जीत की भी, और आगे वो चीजें ना दोहराई जाएं इसकी भी उनकी कोशिश तो होती ही। अगर बीजेपी को 2027 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कोर्स करेक्शन की तैयारी आज ही से शुरू कर देनी होगी। ये 2.5 साल कहाँ बीत जाएंगे मालूम नहीं चलेगा। जिस तरीके से ये माहौल यूपी में बनाया गया है कि साहब यूपी में ब्यूरोक्रेसी में ठाकुरों का ज्यादा प्रभुत्व है और दलित और पिछड़ों को महत्व नहीं मिल रहा है, इस परसेप्शन को तोड़ना होगा। और जो वास्तु स्थिति है वो जनता के सामने रखनी होगी कि ऐसा नहीं है, ये दुष्प्रचार है। क्योंकि लोगों को मोटी बात ये समझनी चाहिए, जो व्यक्ति की 12 साल की नौकरी है, एक आईएएस अफसर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है तो उसकी एक न्यूनतम अर्हता है। यदि आपने इतने साल की नौकरी कर दी है उसके बाद ही आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किए जाने की योग्यता अर्जित करते हैं। 2 साल की नौकरी पूरी किया हुआ आईएएस अफसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता, उसकी श्रेणी बनती है। और जो कैडर और जो ईयर वाइज बैच वाइज जो श्रेणी बनती है उसमें अफसर हर जाति के होते हैं, अनेक राज्यों के होते हैं, केवल एक ही राज्य के नहीं होते हैं। ऑल इंडिया सर्विस के अफसर जो है अनेक राज्यों के होते हैं। केवल जो स्टेट सिविल सर्विस से यानी पीसीएस से जो आईएएस में प्रमोट होते हैं वो हो सकते हैं एक ही प्रदेश के। तो ये एक जो है खामखा का जो है और ये जो आईएएस ये ब्यूरोक्रेसी में ठाकुरों का जो प्रभुत्व है, वास्तव में ये कंपटीशन है भिन्न जातियों में टू गेट ए शेयर इन द पावर केक। जो सत्ता का केक है उसमें हमें शेयर कितना मिल रहा है। और जब किसी वर्ग को लगता है कि इस जाति वर्ग को इसके ड्यू शेयर से ज्यादा मिल रहा है, तब जातिवाद की बात शुरू हो जाती है। वरना अगर आप किसी जिले को एग्जामिन करें, अगर नोएडा की अगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है तो उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नोएडा की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। लक्ष्मी सिंह की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जाति विशेष के लोगों की रक्षा करना नहीं है। नोएडा दिल्ली के बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नोएडा भारत में और यूपी में दिल्ली में निवेश को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव जगह है। नोएडा में किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े व्यक्ति के संग अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो अंतरराष्ट्रीय खबर बनती है। तो लक्ष्मी सिंह की जो प्राइम आइडेंटिटी है वो है नोएडा की पुलिस कमिश्नर, और वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के। उत्तर प्रदेश को लेकर के जो पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना है उसको बनाए रखना लक्ष्मी सिंह की जिम्मेदारी है, ना कि किसी जाति विशेष की सेवा करना। तो ये सब नेगेटिव बातें जो होती हैं ये जनता में बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाती हैं और लोगों को इसमें मजा भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और उन सब कारणों पर प्रकाश डाला जिन वजहों से ये परिणाम हमें देखने को मिले हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत नमस्कार।